प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े फाइबर से निर्मित होते हैं, यानी रेशों से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। आपने छठी सातवीं में पढ़ा कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों द्वारा हम खुद संश्लेषित करते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कपास है, ऊन है, रेशम है। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। हम सूची बना सकते हैं। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हम वस्तु का नाम लिख सकते हैं। जैसे पोशाक अगर हम लिखें तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों से बनती है। प्राकृतिक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कृत्रिम भी। जुराब अगर हम लिखें यहाँ पर तो यहाँ पर कृत्रिम या संश्लेषित। ठीक है, तो इस तरह से आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हो और उन किन से बनी है, कौन से रेशों से बनी है, आप उन लिख सकते हो। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? पौधों अथवा जंतुओं से। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। दूसरी ओर जो रेशे हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे। आगे देखते हैं संश्लेषित रेशे क्या हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जैसे मनकों की माला आपने देखी है, उसमें एक एक मनका होता है जो आपस में जुड़ा होता है। चित्र 3 ये एक ए और बी दोनों देखो समान। कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? आप इन दोनों चित्रों में देख सकते हैं। यहाँ पर एक इकाई का काम कर रही है, एक मनका, और यहाँ पर एक कागज की क्लिप है जो एक इकाई का काम कर रही है। तो मन के कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई श्रृंखला आपने देखी। एक संश्लेषित रेशा भी इसी तरह से होता है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। यानी जैसे मनकों की माले में एक मनका जो है वो एक छोटी इकाई थी, उसी प्रकार से जो संश्लेषित रेशे हैं वो इन छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर छोटी इकाई क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए मैंने आपको इस बॉक्स में बंद कर लिया। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनती है जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। यानी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक बहुलक का निर्माण करती है, जिसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, हिंदी में बहुलक कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोली तथा मर से मिलकर बना है। पोली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग, यानी अनेक भाग तथा इकाइयाँ एकलक बोलते हैं इन इकाइयों को, जुड़ करके एक बहुलक बनता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं। यानी इस तरह से छोटी छोटी बहुत सी इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और एक पॉलीमर या बहुलक बनता है। आगे चलते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण दें तो आप कपास का दे सकते हैं। कपास किसका क्या कहलाता है? सेलुलोज। और किसका बहुलक है? ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों का बहुलक है। आगे है संश्लेषित रेशों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, हमें पता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। चीन में जो हुयांग टी था, जो अपने बाग के अंदर बैठा हुआ चाय पी रहा था, रेशम का कीट उसमें आ गिरा और उससे रेशे निकलने लगे, तो वहाँ से उसकी खोज हुई थी।
और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया चीन के लोगों द्वारा। रेशम से रेशे प्राप्त करना बहुत महंगा होता है। रेशम के रेशे को प्राप्त करना बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। बहुत सुंदर बनावट होती है इसकी। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, यानी रेशम को कृत्रिम रूप से हम खुद तैयार करने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी में ऐसा कर लिया वैज्ञानिकों ने। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से। यह रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यानी कास्ट लुगदी यानी मतलब जो काठ है उसकी पतली लुगदी बनाई और उसमें रासायनिक उपचार किया और रेयोन प्राप्त किया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया गया, यह एक मानव निर्मित रेशा है। मनुष्य ने बनाया है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं कह सकते। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। खास बात है इसे रंगों की कई किस्मों में भी रंगा जा सकता है, ये भी इसकी खास बात है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, ये उपयोग है इसके। अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या बगीचा बना सकते हैं। तो रेयोन के उपयोग लिखे तो आप ये लिख सकते हो, रेयोन किससे बनाया? कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा। ठीक है, इसको रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है, इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो देखो आप यहाँ पर अगर कपास के साथ मिलाएं तो ये ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं इनको। आगे है दूसरा नाइलॉन। क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतुओं से प्राप्त कर उपयोग किए बनाया गया। यानी इसमें कोई भी कच्चा प्राकृतिक माल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए पूर्णतया प्रथम प्राकृतिक रेशा है वो नाइलॉन ही है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नाइलॉन का निर्माण किस किस से होता है, तो कोयले, जल और वायु से। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। देखो पूछा जाएगा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नाइलॉन है। नाइलॉन रेशा गुण क्या है? नाइलॉन रेशा प्रबल होता है, मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, बहुत ही आसानी से धुल जाता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल, इतना मजबूत है और बनाए भी जाते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत ब्रश, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है। क्या नायलॉन रेशे सचमुच में इतने मजबूत हैं कि हम इसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल, इतने मजबूत हैं। तो यहाँ आप आगे चित्र में देख सकते हो, ये जो पैराशूट है, रस्सी है, ये किसकी बनी होती है? नायलॉन की। चट्टानों पर चढ़ने रस्सों का निर्माण भी किया जाता है। चित्र 3.4 में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देखो एक नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से भी बहुत मजबूत होता है। तो आप बिल्कुल इसके रस्से बना सकते हैं। तो इसका हम टेस्ट करने के लिए एक प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर में एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए, इसे एक स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित मुक्त सिरे पर। तो यहाँ पर क्लैंप से इस तरीके से आपको यहाँ पर वजन रख के देखना है, और जो ज़्यादा वजन सहन करेगा वही उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो हम इन सब का एक हुक लगा पलड़ा लीजिए जिसमें बाट रखे जा सकें। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाए जब तक धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है, यानी कितना भार वो सहन कर सकता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए तो आपको मजबूती पता चल जाएगी कौन सा मजबूत है। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन में से आपको जो मजबूत मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? नायलॉन मिलेगा। सबसे ज़्यादा भार सहन कर सकेगा। आप रेशों
धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आप इस तरीके सावधानी आपको क्या रखनी है, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई या एक लंबाई के मोटाई के होने चाहिए, तभी पता चलेगा कौन सा मजबूत है। इसके बाद में तीसरा जो संश्लेषित रेशा आ गया वो आ गया पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। नाम सुना होगा आपने। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इसकी खास बात है, देखो इस रेशे से अगर हम कपड़े बनाएंगे तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ेगी, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है। तो सबसे लोकप्रिय पॉलिएस्टर का नाम बताओ तो टेरिलीन है। क्या है? टेरिलीन है। इसके बाद में यह आगे देखो, मेरी माँ जल के लिए सीधे पैट बोतल और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पैट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पैट है क्या। तो पैट प्यारे बच्चों, एक पैट पीईटी पैट, पोली पी से पोली, ई से एथिलीन और टर्थलेट एक बहुलक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। पैट क्या एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार और बहुत से अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो यहाँ नीचे आप देखो, पोलिएस्टर, पोली जमा एस्टर, दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली यानी बहुत सारे एस्टर जुड़ करके पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है, की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। फलों में जो गंध आती है वो किसके कारण से आती है? एस्टर के कारण से आती है। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। तो पॉलिएस्टर में जो कपड़े हैं वो पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकोट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ देखो आप, आदि नामों से, जैसा कि नाम से सुझाते हैं, नाम से इनका पता चल जाता है, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब पॉलीकोट, पॉलीकोट, यहाँ पर आप देखो पॉलीकोट में कॉटन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉटन। तो मतलब क्या होगा? यह बना होगा पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल में, वूल में आ रहा है वूल, वूल का मतलब ऊन। तो ये पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होगा। याद करने का तरीका है पॉलीकोट, पॉलीजमा कोट, कोट का मतलब कॉटन, कपास, तो पॉलिएस्टर और कपास से बना है। पॉलीवूल किससे बना है? वूल का मतलब ऊन, तो पॉलिएस्टर और ऊन से। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देते हैं जैसे ऊन के बने हो, लेकिन ऊन के बने नहीं होते। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। यानी आपको ऊन के समान दिखाई देने वाले रेशे कौन से हैं? वो एक्रिलिक हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। सस्ते हैं तो हर कोई इसको खरीदता है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। जलाने में आपको ये अलग लगेंगे। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, यानी गर्म करने पर पिघलना इसका हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपदाजनक हो सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाला व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला में अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि इनका एक हानिकारक गुण है, गर्म होने पर पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करती, इसमें पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। तो इसका कारण यह है। तो आप देखो आगे,
सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सभी संश्लेषित रेसे हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं, उससे प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ को पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिससे संश्लेषित रेसे तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेसों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेसे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं कीजिए। इसीलिए तो ये लोकप्रिय है। क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर रखा हो। इसमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो। इन टुकड़ों का चयन है तो अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं भी कौन सा प्राकृतिक और कौन सा कृत्रिम है। टुकड़ों को पृथक पृथक बिक्री या मगों में भिगोइए जिसमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों में से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में सुखाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। तो सूती कपड़ा पानी ज़्यादा सोखेगा और सूखेगा धीरे धीरे बाद में, और जो संश्लेषित है वो पानी कम सोखेगा और एकदम से सूख जाएगा। क्या संश्लेषित रेसे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुण धर्मों के बारे में बताता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है प्लास्टिक। क्या आता है? प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाले बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेसे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ये भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। सभी प्लास्टिक जो होते हैं, इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है तथा अन्य में ये त्रिकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। यानी कई प्लास्टिक के अंदर तो ऐसे जुड़ी होती है इकाइयाँ और कईयों में इस तरीके से जुड़ी होती हैं। तो इसके आधार पर प्लास्टिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। पिघला करके सांचे में डाल करके प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। इसको दोबारा से काम में ले सकते हैं। अगर कोई वस्तु खराब हो गई तो पिघला करके उसको दोबारा से चीज़ें बना सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं। कुर्सी है, बाल्टी है, मग है, मोटरसाइकिल, खिलौना है। तो प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं आपने देखी। पॉलीथीन पॉलीजमाइथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने के काम में आता है। तो पॉली और एथीन का मिश्रण है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। और क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने पर, बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्लास्टिक को गर्म करने से विकृत हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करें तो विकृत हो जाए और सरलतापूर्वक मुड़ जाए, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। इसका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। अब दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग नाम से पता चल रहा है, सेट हो गए, सेटिंग प्लास्टिक है। इनके दो उदाहरण देखो, दो उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का सुचालक है। एक खास बात है, जो बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। तो इसका उपयोग क्या है
यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है, तो क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। मेलामाइन एक अन्य उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक शक्ति रखता है। देखो, आग का प्रतिरोधक, अगर ये पहना हो तो हमें आग से कोई नुकसान नहीं होता। यह फर्श की टाइलें, रसोई घर के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों की प्रदर्शित किया गया है। आप देखो यहाँ पर ये सारे किससे बनाए गए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए गए हैं, और नीचे थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं। ये पिघल जाती हैं, इनको पिघलाया जा सकता है। आगे देखो, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। हर घर में आपको प्लास्टिक के बर्तन मिलेंगे। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो बहुत से उपयोग मिलेंगे इसके। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। सबसे पहला गुण है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो एक गुण तो ये हो गया। दूसरा है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, लंबा चलता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक के पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? पहले वाले लोहे के बने होते जल्दी टूट जाती थी, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी, विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो बहुत सारी सूची बन जाएगी ऐसी। इसके बाद में क्या है, प्लास्टिक कुचालक भी है। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार और प्लास्टिक से ढके रहते हैं, और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। उनके उपयोग से कुछ उदाहरण है, दवा की गोलियां, टीकियों को पैक करने तो प्लास्टिक, घावों को सीने तो धागे भी इसके बने होते हैं, सिरिंज भी इसकी बनी होती है। चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र भी प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर धातु के बनाएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने तो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में ले जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक के पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। तो आपने देखा होगा कई बर्तनों के अंदर टेफ्लॉन की पॉलिश की होती है। यह भोजन पकाने के पात्रों में न चिपकाने वाले परत लगाने के काम आता है, तो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अग्निशय प्लास्टिक। अग्निशय प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित तरह से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है। यह अग्निरोधक बना देती है इसे, ठीक है, उससे आग से नुकसान नहीं होता। इसके बाद में प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है, और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि यह गलता नहीं है, विगलित नहीं होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो प्लास्टिक भी एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखो आप, सब्जियों के यहाँ है, सब्जियों के फल और सब्जी और फलों के छिलके बचाओ भोजन आदि, कागज 1-2 सप्ताह जैव निम्नीकरणीय है, जैव निम्नीकरणीय है। तो सूती कपड़ा भी जैव निम्नीकरणीय है, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक की थैलियाँ देखो, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ अजैव निम्नीकरणीय, और टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु की डिब्बी, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। इसमें समय देखो गलने में कितना लगता है, इनको 100 से 500 वर्ष, इसको कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर ये जैव निम्नीकरणीय होते तो बहुत लाभदायक होता। इनको ये विघटित हो जाते, गल जाते, हमारे लिए रुकावट नहीं बनते।
लेकिन यहाँ पर ये इसकी एक कमी है, ये अजैव निम्नीकरणीय है। देखो, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब हम संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर इसको हम जलाएंगे भी तो समय ज़्यादा लगेगा और धुआं उत्पन्न करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए कपास या जूट के थैलों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा हम प्लास्टिक के पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, दोबारा काम में लिए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दीजिए। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य है 5R सिद्धांत को याद रखिए। 5R सिद्धांत में क्या है? उपयोग कम करिए प्लास्टिक का। दूसरा है पुनः उपयोग करिए। अगर पहले तो उपयोग कम करना है, फिर दोबारा से काम में लो उसको, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, उपयोग ना करना। इस प्रकार की अच्छी आदतें आप डालोगे तो आप प्लास्टिक के नुकसान से बच सकते हो। तो ये 5R सिद्धांत है जिसमें पहला है उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करने का भी सोचना हमें चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निकल जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल। प्लास्टिक अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक पदार्थ में पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न कर देता है, तो आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना है। लापरवाही से इधर उधर फेंक के पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? तो रेसा विवेक क्या है? प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला साथ लेकर जाएं, ये आदत बना ले अपनी। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के लिए डिब्बे प्रयोग में आप लाएं। तो प्लास्टिक का उपयोग आप कम से कम करिए। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, कक्षा 8 का जो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे।